हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे बच्चे मेरे बारे में पूछते हैं, मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, आप सबके स्नेह से बहुत खुश हूँ इस लॉकडाउन में भी, और आप लोगों को क्लास देकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। राइट, चलिए तो आज एक और नए टॉपिक के साथ आपके बीच में हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे करनी है मुझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं बेचारे परेशान हैं। वो मुझे कॉल करते हैं या फिर मुझे मैसेज करते हैं या बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। एक तो पहली चीज़ ये कि आप पेडागोजी 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 का गीत गा रहे हैं। राइट, समझने की कोशिश करिए, जिस पेडागोजी को लोग पढ़ा रहे हैं वो पेडागोजी पैटर्न केवल क्वेश्चन सॉल्विंग है, जबकि मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं आपको प्रॉपर पेडागोजी का मतलब टिप टू टो कह सकते हो आप, 1 to 1 एक एक टॉपिक आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और पेडागोजी जहां आप कहते हो शिक्षण शास्त्र, इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो थ्योरीज है उनका एजुकेशन में कहां प्रयोग हो रहा। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने थॉर्नडाइक को पढ़ा। अब थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, जो सीखने के नियम थे, वो एजुकेशन में कैसे प्रयोग किए जाएंगे, वो उस सिद्धांत का एस्पेक्ट बनता है आपका पेडागोजिकल। राइट, अगर आपको लगता कि केवल प्रश्न सॉल्व करवा दिए जाएं उसी अनुसार, तो डियर फ्रेंड्स वो एक शॉर्ट टर्म होगा। मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और धीरे धीरे मैं आपको कुछ ही समय में बहुत जल्दी वो सारे क्वेश्चंस भी बताने के लिए तैयार कर दूंगा जिनके लिए आप बहुत परेशान हो रहे हैं। राइट, तो एक तो बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि आप लोग समय का विशेष ध्यान रखिएगा। कल वाले लेक्चर में कुछ बच्चों ने पूछा कि सर कितने लेक्चर अपलोड हो गए, ये कौन सी क्लास है, तो मैं बार बार कह रहा हूं, टाइप करके भी, मैं कमेंट में भी आपको बोलता रहता हूं कि भैया मोर देन 40 लेक्चर्स आर अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल। तो आप आराम से एक एक करके देखिए, सारी चीजें क्लियर हैं, एकदम स्पष्ट हैं, और मेरे हर लेक्चर में लास्ट में क्वेश्चन होते ही ये तय है। ठीक है, क्योंकि मैं जिस चीज को आपको सिखाना चाहता हूं, आप देखते होंगे, ऑब्जर्व करिए, पूरा लेक्चर 1 घंटे का रहता है, अप्रोक्स 1 घंटे, मोर देन 55 मिनट्स के आसपास रहता है ये। क्योंकि इसलिए कि सिखाने का उद्देश्य यही है, सच पूछा जाए तो इतने में ही आप सीख पा रहे हो। तो बीच बीच में आपको ट्रिक से आपकी हेल्प भी कर रहा हूं, ताकि आपको बहुत सारी चीजें आसान लगने लगे। जहां जिसकी जरूरत होती है मैं उसका प्रयोग कर लेता हूं, एक एक एग्जाम्पल को आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको सीखने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप एक बार मुझे भरोसा कर सकते हो, मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो कि मैं आपको तैयार कर दूंगा एग्जाम से पहले, एग्जाम के लिए। राइट, ये मेरी स्ट्रेटजी है, मुझे काम करने दीजिए, बस आप लेक्चर देखते रहिए, समय का विशेष ध्यान रखिएगा। 4:30 एज पॉसिबल हम कोशिश करते हैं कि अपलोड कर दें लेक्चर, और सारी जानकारी लेक्चर के विषय में मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मैं दे देता हूं, ताकि किसी बच्चे को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, आज का लेक्चर आप पढ़िए, और इस लेक्चर के बाद कल का जो लेक्चर होगा वो फिर से आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट होगा, जो खासतौर से सुपर टेट के बच्चों के लिए ही तैयार किया जाएगा। आप एक पहला प्रैक्टिस सेट देख चुके होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आइए, शामिल होइए कल के लेक्चर में। कल का प्रैक्टिस सेट दूसरा होगा सुपर टेट का, और देखिए आप कितने गहरे पानी में है, आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। राइट, और संडे को गूगल क्लास में एक टेस्ट होगा फिर से इस बार, तो आप लोग उसके लिए भी अपना सबमिशन दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे। आपने पहला ट्रायल किया था लास्ट संडे में, इस बार आपको प्रॉपर समय के अंदर ही पंक्चुअलिटी रहेगी कि आपको अधिकतम 1 घंटे का समय मिलेगा अपना पेपर सबमिट करने का, टेस्ट देने का। राइट, वो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था जो मैंने पहले किया था, इस बार मैं उसे प्रॉपरली करूंगा, तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा। जिस समय का नोटिफिकेशन आपको दिया जाए, आप उसी नोटिफिकेशन को फॉलो करते हुए टेस्ट सबमिट करेंगे। राइट, तो हम तरह तरह से सीखने की कोशिश करते जाएंगे और लगातार एग्जाम के लिए तैयार होते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, मेंशन नॉट, खुश रहिए, सीखते रहिए। राइट, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप याद कर सकते हो मुझे, मुस्कुरा दो जो तुम हम निखर आएंगे, ये पंक्तियां तो मैं सबको सुनाता रहता हूं। आप बताइए, तो इस बार फिर से सुना देता हूं आपको। सुनना है क्या? चलिए सुना देता हूं। मुस्कुरा दो जो तुम
हम निखर आएंगे, कष्ट सारी उम्र के संवर जाएंगे। रो दिए तुम मगर हम तो मर जाएंगे, इस तरह हम अकेले किधर जाएंगे, इस तरह हम अकेले किधर जाएंगे। तो एग्जाम तक आपको साथ लेकर चलेंगे, डोंट वरी, भरोसा रखिए मुझ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आपने जरूर सुना होगा, और एक खास बात, आपने इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपने पढ़े होंगे। सृजनात्मकता, बिल्कुल नए तरीके से इसे सीखेंगे। जैसा कि आप ऑफलाइन में सीख कर बैठे हुए हैं, आप उससे भी बेहतर सीखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और आप पिछले वीडियोस में ये बात देख चुके होंगे कि कितना सारा चेंज करके आपको बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर दिया जा रहा है मेरे द्वारा, खास तौर से क्योंकि मैं हर चीज का ख्याल रख रहा हूं। यहाँ पर एग्जाम में जितना जितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उतना ही मैं एक्सपेरिमेंट करता जा रहा हूं अपने आप से आपको सिखाने के लिए। इतना सारा मैं करता हूं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आप बेहतर सीख सकें और आपका कोई भी डाउट नहीं रहे, राइट। कुछ बच्चे वीडियो में बीच में अपना डाउट बोलते हैं, तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लगता है किसी क्वेश्चन पर डाउट है आपको, तो वो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आप मुझे स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैं दे चुका हूं आपको, या फिर टेलीग्राम पर आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा थिंक साइकोलॉजिकली पर, तो मैं उसका एक विस्तृत जवाब आपको दे दूंगा। क्योंकि आप समझते होंगे एट क्लास टाइम उतना समय नहीं रहता है कि मैं आपका एक सवाल, क्योंकि तब तक लेक्चर आगे बढ़ जाती है और एक सवाल को एक्सप्लेन करने में उतना समय लगता है टाइप करने में। तो मैं, अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मुझे लगेगा कि कॉल से आपको समझाऊं तो कॉल से समझा दूंगा, और नहीं लगेगा तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिख कर दे दूंगा, राइट। और इस तरीके से आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे, ओवरऑल आप सीख पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, राइट। सृजनात्मकता। अब आप देखिए, सृजनात्मकता को सामान्य शब्दों में क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कहते हैं अंग्रेजी में, या फिर सर्जन करना कहते हैं। आपने इस शब्द का प्रयोग आम बोलचाल में बहुत ज्यादा किया होगा, राइट। क्या होती होगी सृजनात्मकता? एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना आप, राइट। चलिए, सृजनात्मकता अंग्रेजी शब्द क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतर है। एक एक पॉइंट को फोकस करिएगा आप। सृजनात्मकता अंग्रेजी शब्द क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतर है। अब आप अक्सर देखते होंगे क्रिएटिविटी, क्रिएटिव, सृजनात्मकता, सृजन, रचना, ऐसे शब्दों का बहुत बार आपने प्रयोग अपनी लाइफ में किया होगा। और आपने देखा होगा ये शब्द तब प्रयोग किए जाते हैं जब सामने वाला व्यक्ति कोई नया काम करता है। इसका अर्थ उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी से लगाया जाता है। सृजनात्मकता शब्द सृजन से बना है, जिसमें किसी रचना का आभास होता है। ऑल आर पॉइंट्स क्लियर? सृजनात्मकता अंग्रेजी शब्द क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतर है। इसका अर्थ उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी से लगाया जाता है, और सृजनात्मकता सृजन का आशय रचना से होता है। अब देखेंगे आप, अक्सर आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं पेडागोजिकल, वो सारे के सारे बार बार यही फोकस करते हैं कि बच्चों को सिखाने में क्रिएटिव बनाओ। वो रट्टाफिकेशन वाला जो पैटर्न है आपका कि प्रश्न को रटवाना है, पाठ को रटवाना है, वो गलत चला जाता है पेडागोजी में। याद रखेंगे आप, बच्चों को कैसा बनाना? क्रिएटिव बनाना, ताकि उनके विचार, उनके स्किल्स, उनका ज्ञान प्रयोग हो सके। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में यहीं से पॉइंट बनता कि नहीं बनता। लेकिन फिर भी आप अगर पेडागोजी को अलग से समझना चाहते हो तो डोंट वरी, मैं वो क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो यहां देखेंगे, जैसे ही क्रिएटिविटी शब्द का प्रयोग होगा, इसका मतलब बच्चों में, बच्चों की जो रचना धर्मिता है, रचना का गुण है, क्रिएट करने का गुण है, उसको डेवलप करना किसके अंतर्गत आएगा? सृजनशीलता के अंतर आएगा, राइट। तो क्लियर हुआ? चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर।
सृजनात्मकता का संबंध नवीन विचारों से होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, आप टिक करिएगा, नवीन विचार, नए विचार, न्यू आइडिया। व्हाट एन आइडिया सर डी, याद है? तो नए विचारों से संबंध होता है किसका? सृजनात्मकता का। ये छोटे छोटे प्रश्न है, आप यहां से मार्क कर सकते हो। सृजनात्मकता का संबंध किससे होता है? नवीन विचारों से होता है, राइट। सृजनात्मकता एक विशेष प्रकार का गुण होता है। एक विशेष प्रकार का क्या है? गुण है, क्वालिटी है, जो किसी भी आईक्यू स्तर के बालक में पाया जा सकता है। किसी भी आईक्यू स्तर। अब आईक्यू स्तर का अगर टेबल आपको याद होगा, स्केल, तो आप देखते होंगे शायद सामान्य बच्चे, औसत बच्चे जहां पर पढ़े जाते हैं वो 90 to 110 होते हैं, 90 से 110। ये आईक्यू किन बच्चों का होता है? ये सामान्य बच्चों का होता है। इससे ऊपर वाले जीनियस कैटेगरी में शामिल होते हैं, प्रतिभाशाली में, तीव्र में, और 90 से नीचे वाले जो होते हैं उनको हम मंदबुद्धि कैटेगरी में शामिल करते हैं। लेकिन याद रखना कि क्रिएटिविटी का गुण सामान्य बच्चों में भी हो सकता है, प्रतिभाशाली बालकों में भी हो सकता है, और मंदबुद्धि बालकों में भी हो सकता है, राइट। इसलिए सिंपल समझिए, क्वालिटी है, ये गुण है। जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति से कहूं कि अमीर गोरे ही होते हैं तो अजीब सा नहीं लगता है आपको? अरे भाई, कोई भी हो सकता है। जो अमीरी को गेन करने के लिए, जो पैसे को गेन करने के लिए मेहनत करेगा, कोई नई चीजें लाएगा, वो अमीर हो सकता है। उससे गोरे और काले से क्या संबंध हुआ, राइट। तो यहां पर समझिए सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता एक गुण है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वालिटी है, जो किसी भी आईक्यू, बुद्धि लब्धि स्तर के बालक में पाया जा सकता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अगला पॉइंट देखिए, सृजनात्मकता को अलग अलग नामों से भी प्रयोग किया गया है। सृजनात्मकता को ही सर्जनात्मकता, देख लो आप, एग्जाम पूछती है इस शब्द को बहुत ज्यादा, सर्जनात्मकता, सर्जन। अब जब ये कभी सर्जन बनता तो कंफ्यूजन आपको मिलेगा, दो जगह याद रखना आप। कैसे? मैं क्लियर करता हूं, आप देखेंगे। जब कभी ये शब्द यूज होता है सर्जन, इस शब्द का खास रेफरेंस दो जगह से लगाया जाता। एक तो क्रिएटिविटी से लगाया जाता और दूसरा सर्जरी वाले डॉक्टर से भी लगाया जाता। लेकिन जब ये सर्जन शब्द आपका बुद्धि के क्षेत्र में पूछा जाएगा तो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत लग जाएगा। वहां पर बताया गया शरीर गति संवेदी बुद्धि, राइट, सर्जन में होती है, चिकित्सक में होती है। लेकिन जब कभी ये सर्जन उत्पादकता, रचना, नवीनता के क्षेत्र में लगेगा तब इसका सेंस लगाया जाएगा क्रिएटिविटी से। तो सृजनात्मकता को ही सर्जनात्मकता, सृजनशीलता अथवा विधायकता भी कहा जाता है। ये तीन शब्दों से लगातार सवाल पूछे गए हैं, सर्जनात्मकता, सृजनशीलता, विधायकता, याद रखेंगे आप। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सृजनात्मकता को लेकर एजुकेशनिस्ट ने क्या क्या कहा है, तो सबसे पहले जेम्स ड्रेवर को समझने की कोशिश करते हैं। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना अथवा उत्पादन में होती है। ये परिभाषा मैंने आपको ऑफलाइन में सिखाई है, राइट। नवीन रचना एक शब्द आप याद रखेंगे और आपको परिभाषा बॉन्ड बन जाएगा। सृजनात्मकता, नवीन रचना, जेम्स ड्रेवर। एक एक सेकेंड में परिभाषा का कॉन्सेप्ट बनेगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा, मैं बार बार कहता हूं, इसलिए मैं आपको ऑफलाइन में पढ़ाता हूं। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपकी, याद रखिएगा। वैसे तो इंपॉर्टेंट को मैं ही आपको एक्सप्लेन करके बताता रहता हूं कि जब कभी आप पूछेंगे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सच बात तो यह कि जो आता नहीं है वही इंपॉर्टेंट है, जो आता है वो क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, राइट। वो तो आप सीख चुके थे, लेकिन फिर भी एक अनुमान होता है, या यूं कहिए साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है, जिस आधार पर मैं गैस करता हूं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारा अनुभव है इस फील्ड का, इसलिए बात सही भी हो जाती है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ाता ही नहीं हूं, साइकोलॉजी समझता भी हूं लोगों की, राइट। तो क्रो एवं क्रो इसी बात को अपने तरीके से कैसे कहते हैं? सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक दशा है, राइट।
तो आप यहां मौलिक परिणाम याद रखेंगे और ऊपर वाली परिभाषा में आप नवीन रचना को याद रखेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा जेम्स क्लेवर इंपॉर्टेंट है, तो मैं अब कहता हूं क्रो एवं क्रो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट। सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक दशा है, मेंटल स्टेटस है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करते हैं। दो परिभाषाएं और भी हैं जिनको मैं और शामिल कर रहा हूं, मुझे लगता कि वो भी इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड डब्ल्यू मैककिनोन, आपने ये नाम पहली बार सुना होगा, फिर एक बार ये अक्सर पूछा जाएगा आपका मैककिनोन के नाम से, बस यही मिलता किताबों में, मैककिनोन। सृजनात्मकता एक प्रक्रिया है जो काल अवधि में, काल अवधि समझ पा रहे हो, टाइम ड्यूरेशन, काल अवधि में विस्तारित है और मौलिकता, अनुकूलता एवं संपादन द्वारा विशेषित होती है। विशेषित माने गुण होते हैं इसमें। तो सृजनात्मकता की प्रक्रिया में एक तो मौलिकता का गुण होता है, एक अनुकूलता का गुण होता है और एक संपादन। संपादन शब्द का प्रयोग आपने किया होगा, संपादित करना, तैयार करना, राइट, की विशेषताएं शामिल होती हैं। ये कौन कह रहा, ये कह रहे हैं मैककिनोन कह रहे हैं। राइट। तो आप यहां पर मौलिकता के साथ अनुकूलन और संपादन, मौलिक परिणाम लगाओगे तो क्रो एवं क्रो, और मौलिकता, अनुकूलता, संपादन। राइट। अगर इससे समझेंगे तो आपको ये परिभाषा याद हो जाएगी मैककिनोन की। और फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी लगती है डियर स्टूडेंट्स, तो इस शब्द से बॉन्ड बना सकते हो, मौ अ संग, तो मौसम या फिर मौसा से बना लीजिए, आप बन जाएगी। राइट। ये किसने कहा, मैककिनोन ने कहा। क्लियर हुए पॉइंट। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं, बैरोन। यह परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। क्या कहते हैं बैरोन, समझते हैं। मानसिक सृजन का सबसे आम उदाहरण, मानसिक सृजन का सबसे आम साधारण उदाहरण विचारों का बनना होता है। अगर आपके मस्तिष्क में नए नए विचार बनने लगेंगे तो सोच लीजिएगा ये सबसे आसान, सबसे साधारण उदाहरण है किसका, सृजनात्मकता का है। किसी बच्चे के मस्तिष्क में नए नए विचारों का बनना, ये साधारण सा उदाहरण हो सकता है क्रिएटिविटी का। आप कितना नया सोच पाते हो। राइट। इसे और एक्सप्लेन किया गया, यहां विचारों का अर्थ मूल विचार से लगाया जाता है। अब विचार की बात की जाए तो विचार कैसा, मूल विचार, ओरिजिनल, रूट ओरिएंटेड। ऐसा नहीं कि जो बन चुका है आप उसी को कर रहे हो तो कोई नया विचार थोड़ा है। नया का मतलब नया ही होना चाहिए। अब उसकी भी परिभाषा की गई। मूल विचार या प्रत्यय वे होते हैं जो न केवल एक व्यक्ति के लिए जो उन्हें मूल समझता है, बल्कि लगभग प्रत्येक मानव जाति के लिए नवीन होते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिए। मैंने नया सोचा, मुझे लगता है ये नया है, ये नवीन है, ये मूल है, तो मेरे ही लिए वो नवीन मूल नहीं होना चाहिए। वो नवीन मूल विचार संपूर्ण मानव जाति के लिए नया होना चाहिए। सो लीजिए क्रिएटिविटी के लिए मूल विचार का प्रयोग हुआ। राइट। एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल है रिलेटिविटी का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के बारे में अगर बात कही जाए तो यह पूरी दुनिया के लिए नया था। किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आधुनिक भौतिकी बुनियादी सिद्धांत है भौतिकी का। जब ये बनाया गया था तो एकदम पूरी दुनिया के लिए, आइंस्टीन के लिए तो मूल था ही, नया था ही, पूरी दुनिया के लोगों के लिए भी ये नया था। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मूल विचार। समझिए आप, जब कभी मूल विचारों के हम आपको एग्जाम्पल दिया करते थे तो आपको याद होगा क्लासरूम में अक्सर आपको बोला करते थे मूल विचार, कुछ नया। जब पहली बार किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि रोटी का आकार गोल रखेंगे तो वो विचार कैसा था, वो मूल विचार था। पूरी दुनिया उस चीज को फॉलो कर रही है। इसके बाद अगर किसी ने ट्रायंगल शेप लिया तो जिस व्यक्ति ने पहली बार सोचा था कि अब रोटी का शेप ट्रायंगल रखेंगे तो वो मूल विचार था। राइट। या फिर यूं कहिए, वो व्यक्ति जिसने पहली बार सोचा कि फटी हुई जींस पहनी जाए, वो कैसा विचार था, वो मूल विचार था। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है आपका, कौन सा, बल्ब बनाने का। ऐसे ही बल्ब एवं चक्के का आविष्कार, चक्का पहिया
तो आप दोनों देखेंगे दुनिया में क्रांति लाने के लिए दोनों जाने जाते हैं, एक तो बल्बी थॉमस अल्वा एडिशन का और एक चक्का पहिए का भी आविष्कार सृजनात्मकता का ही उदाहरण था। क्लियर हुआ? तो मूल विचार का मतलब कुछ नया, एकदम नया, जो जिस व्यक्ति ने खोजा है उसके लिए ही नया नहीं हो बल्कि पूरी दुनिया के लिए कुछ नया हो, वो मौलिकता होगा, वो मूल विचार होगा। आई होप यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अक्सर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में भी बहुत सारा कंफ्यूजन है इस टर्म को लेकर कि सृजनात्मकता और बुद्धि का क्या संबंध है, तो इसे भी क्लियर करिए आप। सृजनात्मकता तथा बुद्धि, इन दोनों टर्म को अगर समझने की कोशिश की जाए तो सच पूछा जाए वर्तमान रिसर्च ये कहती है कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। राइट? सृजनात्मकता को अंग्रेजी में क्रिएटिविटी कहते हैं और बुद्धि को क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस बोलते हैं। कुछ पॉइंट्स के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। सामान्यतया प्रतिभावान, अब एक शब्द गिफ्टेड शब्द का प्रयोग सृजनात्मक व्यक्तियों एवं उच्च बुद्धि, जिनमें उच्च बुद्धि है और जिनमें सृजनात्मकता का गुण है, इन दोनों व्यक्तियों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रतिभावान। जब कभी बात हो कि प्रतिभावान शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता है, तो सामान्य अर्थों में प्रतिभावान शब्द का प्रयोग सृजनात्मक व्यक्तियों के लिए और उच्च बुद्धि लब्धि वाले दोनों व्यक्तियों के लिए सृजनात्मक शब्द का प्रयोग किया जाता है सामान्य अर्थों में। लेकिन विशेष अर्थों की अगर बात की जाएगी तो समझिए आप, कई अनुसंधान परिणामों में यह सामान्य रूप से दिखाया गया है कि यद्यपि सृजनशील व्यक्ति आमतौर से सामान्यतः बुद्धि में औसत से ऊपर होते हैं, ऐसा पाया गया। लेकिन ये पुराने रिसर्च हैं जिनमें यह पाया गया कि सृजनशील व्यक्ति आईक्यू लेवल में भी बहुत ऊपर होते हैं, किंतु जो योग्यताएं उच्च सृजनात्मकता तथा उच्च बुद्धिमत्ता की होती हैं वे इतनी अधिक मात्रा में भिन्न होती हैं कि उनमें सरलता पूर्वक भेद किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह कि वो उच्च बुद्धि लब्धि में सृजनात्मकता का गुण भी तो हो सकता है, लेकिन सच पूछा जाए सृजनात्मकता और उच्च बुद्धि लब्धता में स्पष्ट रूप से अंतर होता है दोनों में। राइट? लेकिन हाँ, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम ऐसा मान लेते हैं कि जिसकी बुद्धि ज्यादा होती है वो क्रिएटिव भी होता है, ये सामान्य है। लेकिन आपकी वर्तमान एग्जाम इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती है, इसलिए यहां पर सवाल गलत होते हैं। राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। गिलफोर्ड ने सृजनशीलता और बुद्धिलब्धता में धनात्मक सहसंबंध माना, लेकिन यह पुराना रिसर्च है डियर स्टूडेंट्स, समझिए आप इस चीज को। किसने? गिलफोर्ड ने सृजनशीलता और बुद्धिलब्धता में कैसा सहसंबंध माना है? धनात्मक सहसंबंध माना है। ये अभी भी सवालों में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का एक्सप्लेनेशन आप देख चुके हैं, सामान्य अर्थों में लोग ऐसा मानते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको दे दूं तो फिर भारत में मिसाइल मैन के नाम से जो फेमस है अब्दुल कलाम, राइट? आप देखेंगे आईक्यू भी तीव्र है और क्रिएटिविटी भी बहुत ऊंची है। तो ज्यादातर परिस्थितियों में ऐसा माना गया है। अगर हम थॉमस अल्वा एडिशन की बात करेंगे तो आईक्यू उनका भी तेज था, समझिए आप। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि जब वो छोटे थे तो फिर उनकी टीचर ने उनको क्या कह दिया? बेवकूफ कह दिया। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनमें कहीं ना कहीं ये चीज भी रिसर्च में पाई गई कि जो सृजनशील व्यक्ति होते हैं वो सनकी भी होते हैं, समझिए आप। बहुत सारे रिसर्च हैं ये। तो यहां ये क्लियर हुआ कि गिलफोर्ड ने सृजनशीलता और बुद्धिलब्धता में कैसा सहसंबंध पाया? धनात्मक सहसंबंध पाया है, माना है। लेकिन नई रिसर्च में अगर पढ़ेंगे, जबकि मैककिनोन, अभी आप परिभाषा में पढ़कर आए, ने सृजनशीलता और बुद्धि में 0 सहसंबंध पाया है। तो दोनों में कंट्राडिक्शन है, और कंट्राडिक्शन भी कैसा? एक कह रहा धनात्मक सहसंबंध है और एक कह रहा 0, बिल्कुल संबंध नहीं होता। तो अगर बात की जाए, मैककिनोन का निष्कर्ष है कि यह सत्य नहीं है अधिक बुद्धिमान व्यक्ति आवश्यक रूप से सृजनशील ही होंगे। यह मैककिनोन का कहना है कि यह बिल्कुल भी सही बात नहीं कि जिनका आईक्यू तेज है वो क्रिएटिव होंगे ही।
ये क्लियर है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका आईक्यू बहुत तेज है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो क्रिएटिव होंगे ही। इसलिए उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का रिलेशन, को रिलेशन कैसा है, 0 है। जब किसी बात को गिलफोर्ड कहते हैं कि धनात्मक से संबंध होता है, राइट। तो ज्यादातर रिसर्च में किसकी बात मानी गई है, गिलफोर्ड की मानी गई। अब ये कंट्राडिक्शन इतना बड़ा है कि ये सवालों में जैसे ही आपके सी टेट में सवाल बनाकर पूछते पेडागोजिकल, तो एक बार धनात्मक वाले को सही मान लेते हैं और एक बार 0 वाले को सही मान लेते हैं। बच्चे हर बार कंफ्यूज होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये है इसकी रूट, समझिए आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। बहुत से अध्ययनों ने यह भी बताया है कि उच्च आईक्यू वाले विद्यार्थी सामान्य रूप से औसत विद्यार्थियों से अधिक शिक्षकों द्वारा पसंद किए जाते हैं। एक ये भी देखो आप, परंपरागत कक्षाओं का व्यवहार, परंपरागत शिक्षकों का व्यवहार। जो लोग चाइल्ड सेंटर्ड पे काम नहीं कर पा रहे वो देखो क्या कह रहा है। बहुत सारे अध्ययनों में यह चीज बताई गई है कि जिनका आईक्यू तेज है वो सभी बच्चे सामान्य रूप से औसत विद्यार्थियों से, तो एक औसत बच्चा हुआ, एक वो जिसकी आईक्यू तेज है। वो शिक्षकों के द्वारा पसंद किसको ज्यादा किया जा रहा है, जिसकी आईक्यू तेज है। सामान्य से भी ज्यादा पसंद किसे किया जा रहा है, जिसकी आईक्यू तेज है, उसको टीचर पसंद करता है क्लासरूम में। ठीक इसी के विपरीत देखेंगे, जबकि उच्च सृजनात्मक विद्यार्थी को शिक्षक द्वारा कम पसंद किया जाता है। हमेशा टीचर सोचता है कि यार ये कुछ नया कर रहा। तो ये तय है कि जो क्रिएटिव होता है वो समाज के विपरीत जाकर भी कुछ कार्य करता है, दैट्स वाई उसको क्रिएटिव कहते हैं। और टीचर तो बिल्कुल इसको क्लास में पसंद नहीं करता है, राइट। टीचर परंपरागत तकनीक को अपनाते हुए किस पर ज्यादा भरोसा दिखाता है, जीनियस बच्चे पर दिखाता है। उसकी नजरों में जीनियस बच्चा ही अच्छा माना गया। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड में यह चीज गलत है। इसलिए प्रायोरिटी जब कभी प्रतिभाशाली और सृजनशील बालक की होगी तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, सृजनशील बालक को दी जाएगी। बच्चों में आप अगर सृजनात्मकता का गुण डाल रहे हो तो सोच लेना वो अच्छा है। दोनों में बेसिक अंतर अगर करा जाए तो ये नए नए आइडिया लाता है, राइट। और प्रतिभाशाली की मेमोरी फास्ट होती है, इसलिए जो कुछ है वो उसे याद कर लेता है। बस इतना अंतर है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। यूजेन एम नस, ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है नस का। याद करो, अपने आप से पूछो, ये सारा मैटर एकदम न्यू है। नस, यूजेन एम नस ने अपने परीक्षणों में पाया, सृजनात्मकता से रिलेटेड उन्होंने परीक्षण किए जिसमें उन्होंने पाया कि सृजनशीलता जैसी कि सृजनात्मक परीक्षणों द्वारा मापी जाती है। कौन सी सृजनशीलता, जिसको सृजनात्मक परीक्षणों में मापा गया है, बुद्धि से स्वतंत्र होती है, किंतु शिक्षक प्रायः सृजनशीलता को बुद्धि के रूप में ही देखते हैं। क्लियर हुआ। सृजनशीलता बुद्धि से बिल्कुल स्वतंत्र होती है, लेकिन फिर भी टीचर प्रायः सृजनशीलता को बुद्धि से ही अटैच मानता है। ये नेगेटिव पॉइंट होता है, राइट। यही वजह है कि ज्यादातर आपका सोचा हुआ क्लास में जिस विषय में आप सोचते हैं बच्चों के लिए, वो पेडागोजिकल सवाल आपके गलत चले जाते हैं। समझ लीजिए आप, ये कंट्राडिक्शन है पूरा। बुद्धि अलग हो गई, सृजनात्मकता अलग हो गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सृजनात्मकता की विशेषताएं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी क्रिएटिविटी की, आइए एक एक करके देखते हैं। टेलर के अनुसार, एक एजुकेशनिस्ट है टेलर, राइट। इन्होंने सृजनात्मकता की जो विशेषताएं बताई हैं उनको समझो आप, क्या क्या विशेषताएं। पहली है प्राज्ञ, ये पहली विशेषता है प्राज्ञ। इसे क्या बोला गया, इंटेलेक्चुअल बोला गया। अब ये डायरेक्ट बुद्धि से लगाई गई है, एक पहली विशेषता है। लेकिन देखेंगे इसमें स्मृति, मूल्यांकन की योग्यता को अहम माना गया। अब ये स्मृति वाला पॉइंट जुड़ा किससे है, ये सच पूछा जाए तो किससे जुड़ा हुआ, प्रतिभाशाली बालक से जुड़ा हुआ है। ये एक विशेषता किसने दी है, प्रतिभाशाली बालक से कनेक्ट करते हुए टेलर महोदय ने दी है, राइट। ये कहते हैं प्राज्ञ, इंटेलेक्चुअल पावर भी सृजनात्मक बच्चों का एक गुण है जो उनमें होता है। आगे क्या कहते हैं, समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता होती है इनमें। सच पूछा जाए, जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनके प्रति सिंसियर होते हैं ये, और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही नए तरीकों से, ये क्रिएटिविटी का लक्षण है, राइट।
तो क्लियर हुआ। पहली विशेषता क्या बताई, प्राज्ञ बताई इन्होंने। चलिए अगली देखते हैं। दूसरी बता रहे हैं अभिप्रेरणात्मक रुचि, मोटिवेशनल इंटरेस्ट। ये विशेषता है कि बच्चा अभिप्रेरित ही नहीं होता है, उसमें अभिप्रेरणा की रुचि भी होती है। ठीक है। इसमें कौतूहल, और कौतूहल की स्थिति आप जानते हैं क्या होती है, किसी चीज को लेकर आश्चर्यचकित होना, कौतूहल उत्पन्न होना, उच्च उपलब्धि प्राप्ति की लगन, चेतावनियों की खोज, जटिल कार्यों को महत्व देना, अनिश्चितता को बर्दाश्त करना, इतने लक्षण शामिल हैं अभिप्रेरणात्मक रुचि में। तो क्लियर हुआ, अभिप्रेरणात्मक रुचि में क्या क्या शामिल किया गया, कौतूहल, उच्च उपलब्धि प्राप्त की लगन, किसी चीज में अचीव करना, बहुत उच्च स्तर को अचीव करना, चेतावनियों की खोज कि क्या क्या नए नए चैलेंजेस हैं, क्या क्या नए चैलेंजेस आ सकते हैं, जटिल को महत्व, साधारण कार्य को नहीं, जटिल को, कॉम्प्लेक्स कार्य को इंपॉर्टेंस देते हैं ये, अनिश्चितता को बर्दाश्त करते हैं, अनसर्टेनिटी को झेलते हैं, ये ऐसे कह सकते हो, राइट, बियर करते हैं। तो ये पॉइंट इसमें सम्मिलित होते हैं, इसमें अभिप्रेरणात्मक रुचि के अंतर्गत। ये भी विशेषता बताइए, राइट। और तीसरी विशेषता बताइए सृजनात्मक व्यक्तित्व, क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती ही है इन बच्चों की क्रिएटिव पर्सनैलिटी। इसमें क्या होता, स्वतंत्र विचार होते हैं, बंधन मुक्त, किसी का दबाव नहीं होता, खतरा उठाने की अधिक प्रवृत्ति, हर बार चैलेंजेस उठाते हैं ये, रिस्क लेना जिसे कहिए, एवं अधिक उद्योगशीलता को शामिल किया जाता। उद्योगशीलता क्या हुआ, इंडस्ट्रियसनेस, हार्डवर्क कहिए आप इसे। तो ये थी आपकी किसकी विशेषताएं, ये खास तौर से अगर पूछा जाता तो ये टेलर महोदय की विशेषताएं थी। टेलर महोदय ने सृजनात्मकता से रिलेटेड 3 विशेषताएं दी हैं, एक तो प्राज्ञ दी है, दूसरी कौन सी दी है, अभिप्रेरणात्मक रुचि दी है, और तीसरी कौन सी दी, सृजनात्मक व्यक्तित्व, राइट। इंडिविजुअल पॉइंट पूछे जा सकते हैं, अगर नहीं पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट्स तो बाकी के इंटरनल पॉइंट से आपको पेडागोजिकल पोर्शन तैयार करने में आसानी मिलेगी। अब यही सारे फीचर्स एक क्रिएटिव बच्चे के लिए हम यूज करते हैं। बढ़े, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब सृजनात्मकता की विशेषताओं को लेकर जो अगला नाम है वो किसका है, कार्ल रोजर्स का है। कार्ल रोजर्स ने भी 3 विशेषताएं बताई सृजनात्मकता से रिलेटेड जो खास हैं। पहला कौन सा, अनुभव करने में खुलापन, ओपन होते हैं। तो ओपन इंडेड वाला याद है आपको, खुलापन याद करो। ओपन इंडेड वाला सवाल मोस्टली किससे जाता है, सृजनात्मक बालक से जाता है, ओपन इंडेड। अक्सर आपने सवाल सुना होगा ये ओपन इंडेड। तो ओपन इंडेड वाला सवाल किससे जाता है, सृजनात्मकता से ही जाता है। और सच पूछा है किसके द्वारा दिया गया, कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया। अनम्यता को कोई स्थान नहीं देता है। अगला देखा, खुलापन जो अनम्यता को, अनम्यता रिजिडनेस, शक्त, जबकि इसे नम्यता से समझने की कोशिश करो। नम्यता का मतलब हुआ लचीलापन, तो हार्डनेस को ये स्थान नहीं देते हैं, लचीलेपन को स्थान देते हैं। अगला है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन करने की योग्यता है, जितनी उनकी नीड्स हैं उस अनुसार अपना मूल्यांकन करते हो। और थर्ड है आपका प्रयोग करने की तथा अस्थाई को, एक तो प्रयोग करने की बात आ रही है और एक अस्थाई टेम्परेरी को स्वीकार करने की योग्यता भी होती है, राइट। हर बार कुछ नया करते हैं और वो टेम्परेरी ही परमानेंट होता है धीरे धीरे, याद रखिएगा। पहली बार जब एक्सपेरिमेंट किया जाता तो टेम्परेरी होता, फिर वो धीरे धीरे मॉडिफिकेशन लाते 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 बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। अस्थाई की बात करेंगे तो सिंपल सा उदाहरण बार बार आता है थॉमस अल्वा एडिशन का, कितने सारे चेंजेस किए, 10,000 टाइम्स। थॉमस अल्वा एडिशन ने बल्ब का निर्माण करने के लिए, बल्ब को बनाने के लिए, बल्ब की रचना करने के लिए 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किए और हर बार एक नई चीज सीखते गए वो, राइट। तो ये क्या है आपका, प्रयोग करने की तथा अस्थाई को स्वीकार करने की योग्यता होती है किसमें, सृजनशीलता के लक्षणों में, विशेषताओं में। क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अन्य विशेषताएं क्या क्या हैं सृजनात्मकता की, राइट। पहला है आईक्यू निश्चित नहीं होता। ये आपका सीटेट का सवाल है कि सृजनात्मक बालकों का आईक्यू कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि सृजनात्मक बालकों का आईक्यू
डिफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है। ये कतई मत सोचना कि होता नहीं है। आईक्यू स्केल में 0 आईक्यू भी है, तो ऐसा मत मान लेना कि आईक्यू होता नहीं है। आईक्यू होता है, बट ये नहीं कहा जा सकता है कि किस आईक्यू का बालक ही क्रिएटिव होगा। यानी प्रतिभाशाली बालक भी क्रिएटिव हो सकता है, सामान्य बालक भी, औसत आईक्यू वाला बालक भी क्रिएटिव हो सकता है, और मंदबुद्धि भी क्रिएटिव हो सकता है। दूसरा पॉइंट है समस्या समाधान उच्च स्तरीय होता है। तो इनका संबंध सच पूछा जाए, सृजनात्मकता का संबंध प्रॉपरली होता किससे है? समस्या समाधान से खास तौर से होता है, आप याद रखेंगे। और समस्या समाधान नॉर्मल लेवल पर नहीं होता, बहुत हाई लेवल पर होता है। आप सोचकर कौतूहल में पड़ जाएंगे। अगला क्या है? चिंतन, कल्पना एवं जिज्ञासा के गुण होते हैं। तो एक साथ ये पॉइंट्स आपके कितने सारे पॉइंट्स बन गए, आप देखेंगे। ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? ये सृजनात्मकता की विशेषताएं। साइकोलॉजी में जब कभी पढ़ा जाता है ये टॉपिक, तो सृजनात्मकता, सृजनशीलता के नाम से ही पढ़ा जाता है, सृजनात्मक बालक के नाम से नहीं पढ़ा जाता। सृजनात्मक बालक वो होता है जिसमें सृजनात्मकता का गुण होता है। राइट, क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सृजनात्मकता के प्रमुख स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। सच पूछा जाए तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और आपको ना आने की वजह से एक हमारा सवाल गलत हो जाता है। इस बार शायद ये कमी पूरी होगी आपकी। सृजनात्मकता के प्रमुख स्तर, लेवल क्या क्या होते हैं? तो देखेंगे पहला लेवल है आपका तथ्य समूह एवं तैयारी, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इन प्रिपरेशन। पहला तो स्तर ये हुआ कि हम सृजनात्मकता के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? तथ्यों का कलेक्शन, तथ्य कलेक्ट करने के बाद तैयारी करते हैं। दूसरा क्या है आपका? तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, उनको क्लासिफाइड, इंक्यूबेशन कहते हैं अंग्रेजी में से। और तीसरा क्या है? स्फुरण। अब आपने ये स्फुरण शब्द ही पहली बार सुना होगा, अगर सुना है तो एग्जाम में सुना। इल्यूमिनेशन करना, यानी जो यूज नहीं है उसे अलग करना। और फोर्थ नंबर है आपका स्पष्टीकरण। तो ये चार प्रमुख स्तर हैं किसके? सृजनात्मकता के हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर नया सीख रहे हो तो इसे याद कैसे रखोगे? आप एक शब्द देखेंगे टिक पर रखा गया, तवस्सम। तवस्सम से याद रख सकते हो। कितना? एक शब्द पर। सृजनात्मकता के स्तर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तवस्सम में ता स्टैंड हो रहा आपका, किस लिए? ता देखो आप, तथ्य समूह एवं तैयारी के लिए हो रहा। राइट, क्लियर हुआ? अब अगर पूछा जाता वह किस लिए स्टार्ट हो रहा, तो वह देखो आप, वर्गीकरण के लिए हो गया। और एक तो हाफ बना हुआ है, एक कैसा बना? हाफ एस, हाफ सा है और पूरा सा है। तो आप इससे क्या करेंगे? स्फुरण को याद करेंगे। और जो लास्ट वाला आपका दिया गया है वो कौन सा है आपका? स। तो आप इससे स्पष्टीकरण को याद कर सकते हैं। तवस्सम, एक शब्द पर सृजनात्मकता के सारे तत्व आपको याद होगा। गारंटी है इससे आसान होगा नहीं कहीं। कितने सारे बच्चे तबस्सम से याद कर सकते हैं सृजनात्मकता के तत्व। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सृजनात्मकता के तत्व आपने इससे पहले सीखा, सृजनात्मकता के स्तर, और ये दूसरा है आपका सृजनात्मकता के तत्व। अक्सर आप देखते होंगे शायद ये दोनों में आपको कंफ्यूजन रहता होगा, तो इस बार कंफ्यूजन को रिमूव करिए और प्रॉपर सीखते हैं कि दोनों अलग अलग हैं। राइट, एक तो सृजनात्मकता के स्तर थे जिनको हमने याद किया तवस्सम से, और अब बात करते हैं सृजनात्मकता के तत्वों को लेकर। तो राइट, देखते हैं सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत पूछा गया, नॉर्मल पूछा जाता कि सृजनात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। राइट, लचीलापन। तो सबसे ज्यादा सच पूछा जाए फ्लेक्सिबिलिटी किस में होती है? रबड़ में होती है। एट प्रेजेंट 21वीं सदी का ये तोहफा है हमारे लिए कि आप देखते होंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें फाइबर और प्लास्टिक से बनकर आ रही हैं। ये किसका उदाहरण है? क्रिएटिविटी का उदाहरण। राइट, दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका मौलिकता। तो पहला तो लचीलापन क्लियर हुआ, दूसरा आपका मौलिकता है।
मौलिकता को क्या बोलते हैं? ओरिजिनलिटी। आप पीछे पढ़ चुके हैं, एकदम मूल, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए बिल्कुल नया हो, वो मौलिकता होती है। नेक्स्ट तीसरा आपका तत्व है, तीसरा तत्व है आपका उपयोगिता। पहला लचीलापन, दूसरा मौलिकता, और तीसरा है आपका उपयोगिता, यूटिलिटी। यानी हमारे लिए वो उपयोगी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई मूल विचार आ तो गया लेकिन हमारे लिए उपयोगी नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं उसका। तो सृजनात्मकता का तीसरा तत्व है आपका उपयोगिता। और चौथा तत्व है आपका, चौथा तत्व धारा प्रवाहिता। देखें आप, याद करें कितनी बार ये सारे तत्व बार बार पूछे जाते हैं और यहां का सवाल मोस्टली नेगेटिव होता है, कौन सा तत्व नहीं है सृजनात्मकता का। तो इन चार में घूमकर सवाल वहीं आता है, नेगेटिव पैटर्न पर। अब इनको कैसे याद करोगे आप? लचीलापन, मौलिकता, उपयोगिता, धारा प्रवाहिता, एक ट्रिक पर ये भी है, राइट। चलिए देखते कौन सी ट्रिक है आपकी। इनको याद करने की एक ट्रिक बहुत आसान, जो आपकी जुबान पर होगी अभी, जैसे तबस्सम है वैसे यहां पर ला मौसी उधार दे, इससे आसान नहीं हो सकता है। याद रखेंगे आप दोनों ट्रिक, तबस्सम और ला मौसी उधार दे। तो आप देखेंगे एक एक लेटर को समझने की कोशिश करो आप। यहां पर ल लचीलापन, क्लियर हुआ। मौलिकता, सी से कोई मतलब नहीं है, आप देखेंगे सी को क्रॉस कर दीजिए आप, सी से कोई मतलब नहीं है। उ उपयोगिता, और ध धारा प्रवाहिता, र और दे से कोई मतलब नहीं है। तो आप देखेंगे ला मौसी उधार दे पर ये भी आ गए सारे के सारे, और तबस्सम पर आपके सृजनात्मकता के स्तर भी आ गए थे। स्तर तत्व, इससे आसान आप अपने आप से सवाल करिए, क्या कभी आपने सीखा है? तो चलिए, अगर टिक आपको अच्छी लगी हुई है तो जरूर एक बार शेयर करिए। एक शेयर तो बनता ही आपको करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके साथियों को यह चीज बतानी है कि आपने इस तरीके से सीखा है, तो एक शेयर बनता है। ओके, चलिए क्लियर हो गया होगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेडागोजिकल सवाल यहां से बनना शुरू हैं आपके, उस आधार पर आप देख लीजिए। आज के बाद शायद ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। सृजनशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा में शिक्षण। अब एक शिक्षक को सृजनात्मकता के लक्षण को छात्रों में प्रोत्साहित करने के लिए किस प्रकार टीचिंग करनी चाहिए, एक एक पॉइंट को समझिए। यही चीजें आपकी एनसीएफ कह रहा है, यही चीज आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कह रहा, यही आपका क्रिएटिविटी का गुण कह रहा, यही नवाचार भी कह रहा है। बालकों के प्रश्नों को, पहली चीज देखें आप, बालकों के प्रश्नों की ओर आदरपूर्ण भाव रखना। बच्चे हैं, अब हो सकता है बच्चों के प्रश्न गलत हो सकते हैं, तो इसलिए आप देखेंगे गलतियां सीखने का हिस्सा बोला गया। गलतियां छात्रों के लिए सीखने का हिस्सा हैं। तो सिंपल सी बात है, जिसने गलती नहीं की वो सीखेगा ही नहीं। बट आपको क्या करना है एज ए टीचर? छात्रों के प्रश्नों की ओर आदरपूर्ण भाव रखना है। बच्चों को डांटना नहीं है, डराना नहीं है, उनके प्रश्नों के प्रति आदरपूर्वक। आप सोचिए कि हाँ, बच्चे ने सोचा तो कैसा हो सकता है, मे बी। दूसरा कह रहा आपका कल्पनात्मक एवं असाधारण विचारों के प्रति आदर भाव। अब बच्चे की जो कल्पनाएं हैं, आप देखेंगे पियाजे की थ्योरी में बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, क्या नहीं सोच सकते हैं। तो कल्पनात्मक एवं असाधारण विचारों के प्रति क्या रखना है? आदर भाव। थर्ड पॉइंट है बालकों को विश्वास दिलाना कि उनके विचार शिक्षक की निगाह में, मेरी निगाह में, अगर आप टीचर हैं तो टीचर की दृष्टि से सोचिएगा, बालकों को विश्वास दिलाना है कि उनके विचार, छात्रों के विचार शिक्षक की निगाह में कैसे हैं? वैल्यूएबल है, मूल्यवान है। क्या आप सोचते हैं कभी टीचर ये चीज करता है? बिल्कुल नहीं करता। नहीं करता है इसका मतलब पेडागोजिकल सवाल आपके सॉल्व नहीं होते। अब तीनों देख लीजिए आप पॉइंट। इसलिए इस चीज को सीखना नहीं है तो ट्रिक में जाओ, ये हो तो होगा, ये नहीं हो तो नहीं होगा। क्या मतलब हुआ इसका? रूट समझिए आप, राइट। चलिए अगला देखते हैं। इसमें बालकों को अनुसंधान एवं अभ्यास के लिए बिना मूल्यांकन के अवसर प्रदान करना। अब देख लो आप, मूल्यांकन, लचीला मूल्यांकन, लचीला मूल्यांकन, यहां तो कह दिया गया बिना मूल्यांकन के।
बच्चों के अनुसंधान जो खोज है उनके और जो उनके अभ्यास हैं उनका बिना मूल्यांकन किए हुए उन्हें अवसर दो, ताकि वो नई नई खोजें कर सकें। कुछ गलत होगी, कुछ सही होगी। अगला है आपका स्वयं पहल, यानी सेल्फ इनिशिएटिव। किए हुए सीखने को प्रोत्साहित करना। जो आपने सोचा है, आपने कुछ नया किया है बच्चों के लिए, उसको सीखने के लिए प्रोत्साहित करो और उसका मूल्यांकन करो। तो डेली तैयारी करनी पड़ेगी एज ए टीचर। आ गया सुविधादाता, सीखने सिखाने की परिस्थितियां तैयार करने वाला। और अगला है मूल्यांकन इस प्रकार से किया जाए कि विद्यार्थी के अंदर अपने व्यवहार के कारण एवं परिणाम, अपने व्यवहार के कारण एवं परिणामों को देखने की योग्यता में वृद्धि हो सके। समझिए आप, इस प्रकार से मूल्यांकन किया जाए जिससे छात्रों के अंदर कौन सा गुण, छात्रों के अंदर एक तो जो उनका व्यवहार हुआ उसका कारण और उनके जो परिणाम आए उनमें जो योग्यता वृद्धि है उस पक्ष पर ध्यान देते हुए मूल्यांकन करना है आपको टीचर होते हुए। और यही चीजें आपको एग्जाम में भी प्रूव करनी है। जब आप सीटेट का एग्जाम देते हैं तब यही चीजें आपको प्रूव करनी है। एज ए टीचर आपको सोचना है कि बच्चे क्लास में सक्रिय खोजकर्ता होते हैं, तो हम क्यों ना उनके खोजने में साधन उपलब्ध कराएं, सिचुएशंस तैयार करें। राइट, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहां से, अगर पूछा जाता सृजनात्मकता के संबंध में और कुछ टेस्ट के बारे में, तो समझिए आप, वे सभी सिद्धांत जो समस्या हल, खासतौर से सृजनात्मकता का बेसिक संबंध किससे होता है, समस्या हल से होता है। तो डियर स्टूडेंट, जहां कहीं समस्या हल आए बच्चों के लिए ये पॉजिटिव होता है और वो ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो वे सभी सिद्धांत जो समस्या समाधान या समस्या हल कल्पना के विकास के लिए शिक्षण देने में महत्व के हैं, वही सारे सिद्धांत सृजन की योग्यताओं के विकास में भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यानी जिन सिद्धांतों का प्रयोग हम समस्या हल में करते हैं, कल्पना के विकास के लिए करते हैं, वो सारे के सारे सिद्धांत मददगार साबित होते हैं किसमें, सृजन की योग्यताओं के विकास में। क्लियर हुआ? राइट। तो ये था आज का लेक्चर। अगले सेशन में बढ़ते हुए सॉल्व करते हैं यहां से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। राइट, चलिए देखते हैं आपने कितना सीखा है। बने रहिए सवालों में अंत तक, और एक एक सवाल पर आप अपना अपना विचार व्यक्त करते जाइए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अलग अलग सोच पैटर्न, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, बहुत आसान सा सवाल हो गया है अगर आपने सारी थ्योरी को अच्छे से समझा। सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बात याद रखिएगा, वो बच्चे मोस्टली जो केवल सवाल सॉल्व करने के लिए आए हुए हैं, याद रखेंगे उनसे सटीक आंसर की कम उम्मीद है। और डियर फ्रेंड्स, आपको हो सकता है ये बात खराब लग रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी यही छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके एग्जाम में असफलता का कारण होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कंप्लीट लेक्चर आपको देता हूं। कोई ऐसा लेक्चर नहीं है जिसमें आपको कहीं ना कहीं आधा अधूरा ज्ञान दिया जा रहा हो। कंप्लीट नॉलेज के साथ ही एक्सरसाइज करवाई जा रही है। तो डियर फ्रेंड्स, 1 घंटा तो निकाल सकते हो, वो भी अपने रिजल्ट के लिए। राइट, तो पहला क्वेश्चन है अलग अलग सोच वाले पैटर्न। अब अलग अलग सोच देख लीजिए, हो गया खुलापन वाले पैटर्न, ओपन एंडेड हो गया। उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, ऑप्शन ए डिसलेक्सिक हैं। डिसलेक्सिक है, डिसलेक्सिया से कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव होगा ये। डिसलेक्सिया क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम की अक्षमता है ये, यहां इसका कोई मतलब नहीं है। प्रत्यास्थी हैं, ये शब्द ही आपने पहली बार सुना होगा, प्रत्यास्थी। प्रत्यास्थी, सच पूछा जाए, वो लोग जो अपने संवेगों के प्रति बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, वो बच्चे जो बहुत जल्दी गुस्सैल टाइप के होते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, भावावेग होता है उनमें, वो सारे कैसे होते हैं, वो प्रत्यास्थी होते हैं। आपने देखा होगा क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, मारपीट कर देते हैं, वो क्या होते हैं, वो प्रत्यास्थी होते हैं। तो इससे भी इसका कोई संबंध नहीं है। सी इज राइट, सृजनात्मक, विकलांग से कोई मतलब नहीं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न
ओपन एंडेड की ओर इशारा करते हैं, और ओपन एंडेड एक विशेषता है किसकी? सृजनात्मकता की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। देखो है पेडागोजिकल सवाल की नहीं है, सवाल सही से पढ़ेंगे। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली दो तरीके के बच्चे यहां बताए गए, एक तो सृजनात्मक क्रिएटिव बताएगा और एक कैसा बताएगा आपका, एक प्रतिभाशाली बताएगा। बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप इंटरफेयर निर्भर करता है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर बिल्कुल नहीं। अन्य बच्चों से क्या मतलब है, राइट? बच्चा अपने आप में विशिष्ट है और प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। दूसरा कह रहा है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। हम इस पर सोच सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि एक तो शिक्षक द्वारा अनुकूलन किया जा रहा बच्चों के लिए, प्रेरक निर्देशों की तकनीकों को अपनाया जा रहा। सी कह रहा उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, ज्यादा समय दिया जाए। अरे भाई बच्चा है, कितना ज्यादा समय दे सकते हो आप, इस पर भी आप नहीं सोचेंगे। उनके प्रति स्नेही होने के नाते, यहां पर आपका सृजनात्मक और प्रतिभाशाली जो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। बी विल बी राइट, राइट? बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा आपका। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग से, और ये आपके दोनों तरीके प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों के लिए कैसे हो जाएंगे, हेल्पफुल हो जाएंगे, राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है? तो नेगेटिव पैटर्न का सवाल है, नहीं करता है। सोच समझ कर आंसर करेंगे। ए ऑप्शन कह रहा आपका अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। बी कह रहा किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। सी कह रहा कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। डी कह रहा सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। अब आप आंसर करेंगे, लेकिन आंसर आप नेगेटिव पैटर्न पर करेंगे ये सोचकर। इसका मतलब सिंपल सी बात है, निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के समस्या हल, तो क्रिएटिविटी के लिए ही बात चल रही है। क्रिएटिविटी के तरीके का वर्णन नहीं करता, 3 करते हैं, 1 नहीं करता है। अगर आप समझ पाए होंगे, अभिसरण, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये स्मृति से रिलेटेड होती है, मेमोरी से रिलेटेड होती है, यही आपका गलत होगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए विल बी राइट आंसर। ये हेल्प नहीं करेगा, राइट? ये अच्छा तरीका नहीं होगा। बाकी है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, हाँ बिल्कुल है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार, क्योंकि गलतियां सीखने का हिस्सा है, पॉजिटिव है ये। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग, बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर कौन सा हुआ, ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है या दशा है? यह कथन है, आप पढ़कर आए होंगे, आंसर करेंगे आप। सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, मानसिक दशा है। कोल एवं ब्रूस, नो। ड्रेवल, नो। डीहान, नो। डी इज राइट। क्रो एवं क्रो का स्टेटमेंट है ये, राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानसिक उद्वेलन, इससे जुड़ा हुआ शब्द हमने कल की लेक्चर में मानसिक विप्लव याद किया था, मस्तिष्क विप्लव, राइट? तो मानसिक उद्वेलन आपका ब्रेन स्टार्मिंग प्रतिमान है। ये बच्चों के खास तौर से समस्या समाधान जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जुड़ा कैसे, सृजनात्मकता से होगा। तो समस्या और सृजनात्मकता, जब कभी 2 ऑप्शन आएंगे यहां पर, तब आप किसे चुनेंगे, सृजनात्मकता को चुनेंगे, क्योंकि समस्या समाधान डायरेक्ट रिलेटेड है किससे, सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है, राइट? तो मानसिक उत्तेलन प्रतिमान का प्रयोग ऑस्बर्न के द्वारा किसके लिए किया गया,
सृजनात्मकता के लिए किया गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को? शिक्षा की प्रक्रिया की बात चल रही है। अब पूछ रहा कौन सा उपागम छात्र को केंद्र में रख रहा। अधिगमकर्ता कौन है? स्टूडेंट है, छात्र, राइट। छात्र को केंद्र में रखता है, टीचर को नहीं। तो ऑप्शन ए कह रहा है सृजनात्मक उपागम, बी कह रहा क्रियात्मक उपागम, सी कह रहा व्यवहारवादी उपागम, डी कह रहा संरचनात्मक उपागम। बिल्कुल सही है आपका ए, सृजनात्मक उपागम छात्र को केंद्र में रखते हुए बनाया गया है। चाइल्ड सेंटर्ड में जितने सारे सवाल बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए सब के सब क्रिएटिविटी आधारित होते हैं। क्लियर हो रहा? अब पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट बनाइए, अपने आप को तैयार करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। देख लो आप चाइल्ड सेंटर्ड में, अपनी रुचि है, पुरस्कार के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने लेक्चर में सीखा, जब बच्चों के सवालों का हम सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, तो भाई उनको दबाव में क्यों रखेंगे, डांटेंगे क्यों? अब पुरस्कार को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया जितना कि रुचि को माना गया। तो ए इज राइट आंसर, राइट। क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आउट ऑफ बॉक्स चिंतन संबंधित है। अब आउट ऑफ द बॉक्स ओपन एंडेड हो रहा, खुला हुआ है, किससे संबंधित है ये चिंतन? थिंकिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्मृति आधारित चिंतन, ऑप्शन बी कह रहा अभिसारी चिंतन, सी कह रहा विसरण चिंतन, डी कह रहा अनुकूलन चिंतन। आप आंसर करें सोचकर, वेट कर रहा हूं मैं। एक बार फिर देख लीजिएगा, आउट ऑफ बॉक्स आपने पढ़ा भी है, ऑफलाइन भी पढ़ा है मुझसे। आउट ऑफ बॉक्स चिंतन संबंधित है। अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप। स्मृति तो होगा नहीं, आप याद रखिएगा, स्मृति बिल्कुल भी नहीं है, इसे क्रॉस करिए। ये आउट ऑफ बॉक्स ओपन की बात चली, खुला चल रहा, खुला हुआ विचार, राइट। तो खुला हुआ, स्मृति आधारित नहीं हुआ। अभिसारी कन्वर्जेंट, ये भी नहीं हुआ। विसरण फैला हुआ, बिल्कुल सही जवाब है सी। डी से कोई मतलब नहीं, तो सी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ? ओपन एंडेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? इतना सब कुछ अभी पढ़कर आए हैं, आप आंसर करिए। कौन सा तत्व, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सी परिस्थिति छात्रों में काहे का सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन ए अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, मतलब एक अच्छी शिक्षा जो किसके आधार पर हो? व्यवहारिक मूल्यों के आधार पर हो। सृजनात्मकता के लिए कैसी रहेगी, आप सोचकर बताइए। बी कह रहा प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। आगे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं डियर फ्रेंड, बिल्कुल सही जवाब है बी, अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करना, प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। क्लियर हुआ? बाकी तो सोचना ही नहीं है फिर हमें। बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का ऐसा संबंध पाया जाता है? तो आप दो विचार पढ़कर यहां पर आए हैं, एक गिलफोर्ड का पढ़कर आए हैं जिसमें बताया गया सहसंबंध है, धनात्मक है, राइट। एक मैकिनेन का है, वो कह रहे हैं कि जीरो है। तो डियर फ्रेंड्स आपको बता दें, जीरो को माना नहीं गया, माना तो धनात्मक कोई गया है, इसलिए सी विल बी राइट आंसर। क्लियर हुआ होगा? बुद्धि एवं सृजनात्मकता का ज्यादातर ऐसा चांस, ज्यादातर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ज्यादातर ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें ये देखा गया कि जिन लोगों की आईक्यू तेज होती है वो क्रिएटिव भी होते हैं और बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, राइट। तो इसलिए धनात्मक सहसंबंध होगा गिलफोर्ड का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के लेक्चर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न।
उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक बात मुझे और कहनी है आपसे कि कुछ बच्चे बार बार बोर्ड पर पढ़ाने की बात कर रहे हैं, बोर्ड पर पढ़ाने की। सर आप चौक से बोर्ड पर पढ़ाइए, मार्कर से बोर्ड पर पढ़ाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस लॉकडाउन में जहां से मैं आपको ये क्लास दे पा रहा हूं ये बहुत है। बिना संसाधन के कह सकते हो, केवल लैपटॉप का यूज करते हुए ये लेक्चर आपको दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको सब बताऊं तो मेरा जो ऑनलाइन का पूरा मटेरियल है, पूरे ऑपरेटर्स हैं, वो सब के सब यहाँ मेरे पास नहीं है, वो सारे के सारे आगरा में ही हैं। जबकि इस लॉकडाउन में आगरा जाना बड़ा मुश्किल है। तो प्लीज़ ऐसा मत मानिए कि मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको पढ़ाने से डर रहा हूँ, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना मेरी एक मजबूरी है। हालांकि बीच बीच में मैं कुछ लेक्चर आपको व्हाइट बोर्ड पर देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप फिलहाल ऐसे ही सीखिए। जब मैं प्रॉपर आपको आगरा पहुंच जाऊंगा तो आपको प्रॉपर लेक्चर आपके व्हाइट बोर्ड पर भी दूंगा। तो ठीक है, फिलहाल इसी से काम चलाइए, सीखिए आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक जरूर करिए, राइट, कमेंट करिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।